हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर जो आया हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके ए पार्ट और बी पार्ट हम कर चुके हैं। ये सी पार्ट है। ये हमने आज इसका वीडियो बना लिया था, लेकिन वो गलती से वीडियो डिलीट हो गया, तो फिर से अब इसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन ए और बी सेट में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये हमारा सेक्शन सी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी। मोलैरिटी और मोलालिटी के बीच में हमें डिफरेंस करना है कि क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, और विच ऑफ द टू इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड वाई। इन दोनों में से कौन सी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी या फिर टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट होगी और क्यों होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मोलैरिटी दे रखा है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब इसका डेफिनेशन है, इट इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। इट इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, और मोलैरिटी को निकालने का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जो हमने डेफिनेशन में लिखा वही लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन ऑफ वो सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन को किस में लेंगे, वॉल्यूम, हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लीटर में लेंगे यहाँ पे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब इस वॉल्यूम के यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारी जो मोलैरिटी है वो क्या करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोलैरिटी में भी क्या आएगा, उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है, मोलैरिटी, जिसके अंदर आर आता है, वो तो हमारी क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और मोलालिटी क्या होती है, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम सोलवेंट। पर किलोग्राम सोलवेंट के अंदर जो इसका मास रहेगा उसको, तो यहाँ पे हमने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये ऐसे आएगा, ये हमने गलती से लिख दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम नीचे आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा। जैसे इसमें हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखे थे ना, वैसे ही आएगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब यहाँ पे किलोग्राम जो है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ किलोग्राम तो चेंज नहीं होता है, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और ये हमारे पास क्या करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उसके अंदर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, और उसमें ये पूछा है कि दोनों के अंदर डिफरेंट कलर क्यों है, यानी कि दोनों के अंदर कलर का डिफरेंस क्यों है भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम जो कॉम्प्लेक्स गिवन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ पे जब आयरन का सेंट्रल मेटल एटम जो है यहाँ पे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, +2 निकल के आएगा। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 3d6। अब जैसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले इसके पास ये था, और यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, साइनाइड। और साइनाइड लिगेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग करवा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। अब जब डायामैग्नेटिक है ये, तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब किसी के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो कलर्ड शो नहीं करता, यानी उसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं होता है। अब हमारे पास ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स गिवन था, यहाँ पे भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही आएगा, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d6 4s0, जो यहाँ पे था। कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे H2O लिगेंड है, जो कि क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड क्या नहीं करते, वो पेयरिंग नहीं करवा पाते। अब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो यहाँ पे क्या रहेंगे, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। पैरामैग्नेटिक क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से डी ट्रांजिशन शो करेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, कलर रहेगा। तो ये तो क्या हो गया, कलरलेस, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, कलर्ड। तो दोनों के बीच में हमारे पास कलर का डिफरेंस आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, और सी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1 का मीन्स है यूनिमोलिकुलर, और N का न्यूक्लियोफिलिक, S का सब्सटीट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और यहाँ पे 2 का है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये इनके नाम हो गए। अब फर्स्ट डिफरेंस दोनों का जो है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, यूनिमोलिकुलर, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, बाईमोलिकुलर। SN1 रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप का रिएक्शन है, और SN2 जो है हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता है। SN2 के अंदर कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है। अब SN1 के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करता है ये, और SN2 क्या करता है, सेकंड रेट लॉ को फॉलो करेगा। और यहाँ पे जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। और इसके अंदर SN2 के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, उसकी कायरलिटी जो थी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन नीचे दे रखी हैं पार्ट्स के अंदर, उनका प्रोडक्ट बताना है और मेजर प्रोडक्ट बताना है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम। इसमें यहाँ पे हमें मोनोनाइट्रेशन करना है 3 मिथाइल फिनोल का। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मिथाइल फिनोल है। इसका क्या करेंगे, नाइट्रेशन करने के लिए हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं। और कितनी बार करना है, एक बार ही हमें डालना है। तो क्या बनेगा, हमारे पास एक मिक्सचर बन के आएगा प्रोडक्ट का। उसके अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने हैं। एक में हमारे पास जो आपका नाइट्रो ग्रुप है पैरा पोजीशन पे अटैच हुआ है, दूसरों में ऑर्थो पोजीशन पे। अब ऑर्थो पोजीशन हमें पता है कि कम स्टेबल होती है किसके कंपैरिजन में, पैरा पोजीशन के कंपैरिजन में। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन वाला बनेगा, ना कि माइनर वाला। और इसका नेमिंग हो जाएगी हमारे पास, इधर से करेंगे इसका 5th पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पे नाइट्रो, और ये क्या हो जाएगा, फिनोल। ठीक है, तो ये हमारा इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है डाइनाइट्रेशन करना है 3 मिथाइल फिनोल का। हमें डाइनाइट्रेशन करना है 3 मिथाइल फिनोल का। तो ये हमारे पास मिथाइल फिनोल है। हम इसका डाइनाइट्रेशन किया, यानी कि 2 बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल लेंगे। HNO3 आएगा, गलती से HNO2 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमने जब 2 बार इसका किया तो जो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना था उसी में क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिला, यहाँ पे 5th पोजीशन के ऊपर अपना मिथाइल ग्रुप है, सेकंड और 4th पोजीशन के ऊपर डाइनाइट्रो है, यानी कि 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। पूरा क्या है, ये फिनोल। तो ये हमारा इसका नाम होगा, और ये ही हमारा यहाँ पे क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अब इसके सी पार्ट में हमें फिर से क्या करना है, मोनोनाइट्रेशन करना है फिनाइल इथेनोएट का। फिनाइल इथेनोएट का करना है, तो ये हमने फिनाइल इथेनोएट की स्ट्रक्चर बनाई। उसके अंदर मोनोनाइट्रेशन एक बार नाइट्रिक एसिड डालना है, तो हमने एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसके अंदर ऐड किया। तो इसका ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे 2 के हमें मिक्सचर मिलेंगे। दोनों का क्या करेंगे, फिर से उसमें देखेंगे। हमें पता है पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो के कंपैरिजन में, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा। और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 4th पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो, और ये क्या है, फिनाइल, और ऊपर हमारा क्या है, इथेनोएट। ये हमारा क्या बना है, यहाँ पे 4 नाइट्रो फिनाइल इथेनोएट हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है 14। इसके अंदर 2 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है कि जो इथाइल अमीन है आपका ये ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर के अंदर किसके बजाय, एनिलीन के बजाय। लेकिन एनिलीन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, इथाइल अमीन वाटर के अंदर सोल्यूबल है। क्यों, तो देखिए इथाइल अमीन क्या करता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इथाइल अमीन इज डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। यहाँ पे तो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए और उसमें यहाँ पे दोनों और चेंज कर दे, तो उनका रीज़न तो यही रहेगा कि जिसमें ऐसे कहेगा ज़्यादा वो सोल्यूबल है, तो उसमें क्या लिखेंगे कि इसके अंदर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और जो सोल्यूबल नहीं होगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसीलिए वो क्या नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या है, इथाइल अमीन डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और एनिलीन के अंदर लार्ज जो हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसको हम यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल रहे हैं। तो वो क्या करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट है उसको डिक्रीज कर देता है, इस वजह से एनिलीन वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हो जाता है। और ये हमने यहाँ पे इथाइल अमीन की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है। ये हमारे पास इथाइल अमीन का मॉलिक्यूल है, इसका जो ये हाइड्रोजन है वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा पार्सली। और वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है यहाँ पे उसका हाइड्रोजन एटम है दूसरे अमीन, ये इथाइल अमीन मॉलिक्यूल के एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करेगा। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें हमें पूछा है कि आपका जो अमीनो ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आपका जो एनिलीन है
उसमें हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मिलता है? भाई यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि जो आपका एनिलीन है उसका जब नाइट्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन यहाँ पे मेटा नाइट्रो क्यों हुआ? भाई वो तो ऑर्थो पैरा के ही प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन मेट्रा की क्यों बना रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं नाइट्रेशन को हम करते हैं, नाइट्रेशन को जब भी हम एसिडिक मीडियम के अंदर करते हैं, तो नाइट्रेशन को जब भी हम एसिडिक कंडीशन में करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एनिलीन प्रोटोनेटेड हो जाएगा। यानी कि एनिलीन को जब भी नाइट्रेट करेंगे हम तो इसके अंदर देखिए जब भी हम नाइट्रेशन करेंगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हमने, कोई भी ये फिर से वरना लाइन नहीं लिखी, वरना फिर से ये हमें ये लाइन लिखनी पड़ती और फिर उसका आंसर लिखते। तो हम यहाँ पे लिखा है कि सीधा कि जो आपका नाइट्रेशन करते हैं हम एनिलीन का एसिडिक कंडीशन के अंदर, तो उस वो क्या कर लेता है कि H पॉजिटिव गेन कर लेगा। प्रोटोनेशन होने की वजह से वहाँ पे एनिलीनियम आयन बढ़ेगा, और जो एनिलीनियम आयन बना है वही क्या रहता है, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास एनिलीन था, H पॉजिटिव यानी एसिडिक कंडीशन थी हमने उसको वहाँ पे, तो इस NH2 ने क्या किया, एक H पॉजिटिव गेन किया, यहाँ पे एनिलीन बन गया हमारे पास। अब इसका नाइट्रेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, आने वाले ग्रुप को अपनी मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो एनिलीनियम आयन बना है ये मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है और ये कितना बनेगा 47%, और बाकी जो भी बनेगी वो हमारे ऑर्थो और पैरा बनेंगे साथ में, वो तो बनेंगे ही क्योंकि इसका नेचर वैसे क्या रहता है ऑर्थो पैरा, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से ये कैसा हुआ है, मेटा डायरेक्टिंग। बाकी जो प्रोडक्ट बनेंगे इसके साथ में वो कैसे रहेंगे, ऑर्थो और पैरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे गिवन था। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दे रखा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, हमें बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन था क्वेश्चन के अंदर 353.23 केल्विन। जब हम इसको, ये कुछ कंडीशन दे रखी थी, इसको वोलेटाइल से इसके अंदर डिजोल्व कर दिया हमने 90 ग्राम बेंजीन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना हो गया 354.11 केल्विन। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका मोलर मास, ठीक है, और हमें यहाँ पे बेंजीन का के गिवन है। तो चलिए देखते, जो पहले गिवन है वो लिखेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर पहले गिवन है उसको लिखेंगे। हमें बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 353.23 केल्विन, और हमें इसका जो सेकंड हमने इसके अंदर ऐड किया है कांस्टेंट, बॉइलिंग कांस्टेंट दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है बाद में जो अपना हो गया, कितना दे रखा है 354.11 केल्विन, और जो हमने इसके अंदर सोल्यूट लिया है, सोल्यूट हमने क्या लिया था, नॉन वोलेटाइल, यहाँ पे गिवन इक्वेशन के अंदर 1.80 ग्राम, कितना है 1.80 ग्राम, और सोलवेंट जो हमने इसके अंदर बाद में डिजोल्व किया था बेंजीन, उसका हमें गिवन है कितना 90 ग्राम दे रखा है। तो ये हमने ऊपर गिवन लिखे, फिर इसके बाद हमें पहले यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमने लिख लिया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया, तो जो सॉल्यूशन का था और जो सॉल्वेंट ऐड करने के बाद हुआ वो दोनों लिखेंगे यहाँ पे। एक पहले कितना था 354.11 और बाद में ये अपना सॉल्वेंट 353.23, तो दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास इनका ये अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया 0.88 केल्विन। अब हमें क्वेश्चन में इसका मोलर मास निकालना था, तो मोलर मास निकाल लेंगे एम सोल्यूट, ठीक है, और केप भी इंटू 1000 इंटू जो अभी है हमें यहाँ पे सोल्यूट का मास गिवन था वो लिखेंगे, अपॉन में जो हमने निकाला है वॉल्यूम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू जितना हमें यहाँ पे सोल्यूट गिवन था 90 सोल्यूट गिवन था, सोलवेंट गिवन था, ठीक है। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आया ये 57.5 और नियरली इक्वल रहेगा ये 58 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, 58 ग्राम मोल इनवर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये कहते हैं कंडक्टिविटी होती क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यूनिट सॉल्यूशन, ये हमारे पास यूनिट सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी सॉल्यूशन उसके अंदर जितने आयन हैं जो कि क्या करते हैं उन सभी आयंस की कंडक्टेंस के सम को ही हम क्या कहेंगे कंडक्टिविटी। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंडक्टिव आयन हैं उनकी कंडक्टेंस के सम को हम क्या कहेंगे कंडक्टिविटी।
अब ये जो कंडक्टिविटी है आयंस की डिक्रीज हो जाती है जब हम इसको क्या करते जाएंगे, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट करते जा रहे हैं, इसका मीन्स उसके अंदर जो कंडक्टिंग आयन है उनके नंबर घटते जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जो उसके अंदर कंडक्टिंग आयन थे, कंडक्टिंग आयन घटते जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे ना, वो आयन घटते जा रहे हैं जब हम क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका मेन रीज़न रहेगा कि डाइल्यूशन करने के साथ साथ सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो जाती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। ये हमारे पहलों में भी आ चुका है, जो फर्स्ट सेट ए था उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन थे। यहाँ पे अब फिर से इसका क्वेश्चन है, तो देखिए हम देखते हैं। स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, वो क्या कहता है कि इसमें जो अमाउंट है केमिकल रिएक्शन की, जितनी अमाउंट में केमिकल रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। जितनी अमाउंट में केमिकल रिएक्शन होगी एट एनी इलेक्ट्रोड, भाई दोनों इलेक्ट्रोड में से कोई से भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी क्वांटिटी में हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है हमें बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन लिख ले, डिफाइन बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मोलिक्यूल भी कहते हैं, ये इसका कंप्लीट नेम है। और बायोमोलिक्यूल्स किसको कहते हैं, एनी सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस बाय सेल। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस किए हैं बाय किसी भी सेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे ही हम क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। और ये हम 4 मेजर बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बारे में, जो कि हमने अपने केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़े हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, द कंपाउंड विच प्रोड्यूस यूनिट ऑफ सच टाइप ऑफ आयंस। इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखे तो वही हमारी किसकी डेफिनेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की। और ये हमारा इसका जनरल फार्मूला होता है CxH2O। ये हमारा इसका जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। और कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल जो हम जनरल डाइट्स में यूज़ करते हैं, जैसे पोटैटो के अंदर लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिल्क से भी मिलता है, हमें ब्रेड से मिलता है। तो ये हमारे पास सोर्स हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद हमारे पास है रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, एनी शुगर विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी शुगर जो किसकी तरह एक्ट करे, रिड्यूसिंग शुगर की तरह, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अब इसमें लिखे शुगर विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, शुगर विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, या फिर टोल्यूशन सॉल्यूशन, टोलन रिएजेंट भी लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन भी। ऐसी शुगर जो इन दोनों को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। इसके एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, जाइलोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लैक्टोज। ये हमारे पास इसके रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने पहले इसका डिटेल में सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाया था, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया, तो फिर से ये हमने अभी रिकॉर्ड किया है, इसको फिर से मैंने लिखा नहीं, तब मैंने लिख के इनको रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया। तो अभी इसको मैंने जल्दी से समझाया क्योंकि टाइम बचा नहीं था इसलिए, और जल्दी से जल्दी करना है ये कंप्लीट, इसलिए मैंने इसको जल्दी से रिकॉर्ड किया है पहले से लिख के। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए क्या है, वरना फिर वीडियो बनाते समय सोल्व करते तो उसमें 1 घंटे का वीडियो बन रहा था ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पोर्ट्स।